नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी? पढ़ने के लिए तैयार है सभी? चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं अपन। कल वाली क्लास में अपन ने कक्षा में जो चर्चा की वो है लोकतंत्र के बारे में। अब लोकतंत्र के बाद अपन आज चर्चा करते हैं अधिनायक तंत्र के बारे में। क्या मतलब है अधिनायक तंत्र का? दूसरे शब्दों में अपन कह सकते हैं इसको निरंकुश तंत्र। ठीक है। अधिनायक तंत्र में क्या होता है कि जो शासन सत्ता है वो एक व्यक्ति के हाथ में होती है और वो अपनी मन मर्जी से उसका प्रयोग करता है। वो चाहे उस शासन सत्ता का नैतिक रूप से प्रयोग करे, चाहे अनैतिक रूप से, उचित रूप से या अनुचित रूप से। जैसे मैंने आपको पहली लाइन में लिखा है इसमें, संप्रभुता एक व्यक्ति के हाथ में और शासन कार्य सत्ताधारी व्यक्ति की इच्छा अनुसार ही चलता है। यानी कि जो संप्रभुता है, जो सत्ता है, वो क्या है, एक व्यक्ति के हाथ में निहित होती है और वो ही अपनी मन मर्जी से उसका प्रयोग करता है। ठीक है। चाहे वो उसका उचित रूप में प्रयोग करे या अनुचित रूप में। ठीक है। जैसे पहले अपन ने पढ़ा है हिटलर, मुसोलिनी वगैरह, तो वो अपनी मर्जी से शासन चलाते थे। किस प्रकार से राज्य कार्य करेगा, उनके आदेशों का पालन किस प्रकार से होगा, जो उनके आदेशों का पालन नहीं करेगा उसको दंड दिया जाएगा। ठीक है। इसको मैं भी आपको विस्तृत रूप से बताऊंगा आगे। फिर एक राजनीतिक विचारक हैं न्यूमैन, उन्होंने एक परिभाषा दी है कि अधिनायक तंत्र से हमारा अभिप्राय एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह का सत्ता पर बलपूर्वक अधिकार है। क्या कहते हैं न्यूमैन कि अधिनायक तंत्र से हमारा अभिप्राय एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह है का, उसमें एक व्यक्ति भी हो सकता है या कुछ लोगों का समूह भी हो सकता है, तो वो क्या कहते हैं, सत्ता पर बलपूर्वक अधिकार कर लेते हैं और उसका असीमित रूप से प्रयोग करते हैं। यानी कि सत्ता पर बलपूर्वक अधिकार यानी कि अधिकार करना और उसका अपनी मन मर्जी से प्रयोग करना। ठीक है। तो अधिनायक तंत्र को अपन दूसरे शब्दों में निरंकुश तंत्र भी कह सकते हैं। उसका अर्थ मैंने आपको बताया कि संप्रभुता एक व्यक्ति के हाथ में और शासन कार्य सत्ताधारी व्यक्ति के इच्छा अनुसार ही चलता है। दूसरे शब्दों में जैसे आपको परीक्षा में पूछा जाए 2 नंबर के सवाल में, तो आपको ये लिखना है न्यूमैन के अनुसार अधिनायक तंत्र से हमारा अभिप्राय एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह का सत्ता पर बलपूर्वक अधिकार और उसका असीमित रूप से प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब जो अधिनायक तंत्र के मूल लक्षण है वो मैं आपको बताऊंगा एक बार। न्यूमैन ने अधिनायक तंत्र के कुछ लक्षण बताए हुए हैं कि के अनुसार अधिनायक तंत्र के लक्षण। कौन कौन से हैं? तो क्या होता है ये, पुलिस राज्य। ठीक है। दूसरा है शक्तियों का केंद्रीकरण। ठीक है। सार्वजनिक साधनों या जनमत निर्माण के साधनों पर कठोर नियंत्रण। साधनों पर कठोर नियंत्रण।
भय का माहौल पैदा करना, डर का माहौल ठीक है। अब ये जो न्यूमैन, अभी मैंने आपको परिभाषा बताई, न्यूमैन के अनुसार अध्ययन तंत्र की लक्षण, जैसे आपको परीक्षा में पूछ लिया जाए 2 नंबर में पूछा जा सकता है, निबंध में कुछ में आपको नहीं पूछा जाएगा, 2 नंबर में पूछ लिया जाएगा, 150 वाले शब्दों में पूछ लिया जाएगा। तो आप अगर 150 वाले शब्दों में पूछ रहा है तो इसका आपको कुछ जो टॉपिक मैंने बताया 4 उनका वर्णन लिखना होगा, और 2 नंबर में आपको पूछा जाता है तो सिर्फ आपको टॉपिक के नाम लिखने होंगे। तो न्यूमैन जो विचारक है, राम के विचारक, वो क्या बता रहा है कि पुलिस राज्य होता है, यानी कि जिस प्रकार से एक पुलिस का लोगों में डर होता है कि अपन थोड़ा सा भी अपराध करेंगे तो पुलिस पकड़ लेगी, दंड देगी, ठीक है। तो लोगों में जिस प्रकार का पुलिस का डर होता है, नियंत्रण होता है, उसी प्रकार एक जो निरंकुश तंत्र होता है उसमें भी लोगों में पुलिस जो राज्य की भावना, जैसे पुलिस प्रशासन का डर होता है, पुलिस की जो लोगों में भावना होती है, उसी प्रकार अधिनियम तंत्र में भी एक पुलिस राज्य के समान लोगों में डर का माहौल होता है, ठीक है। दूसरा बिंदु मैंने लिखा है कि शक्तियों का केंद्रीकरण। केंद्रीकरण का मतलब है कि जो शक्तियां हैं वो एक ही व्यक्ति या व्यक्ति समूह में निहित होती हैं, ठीक है। शक्तियों का विभाजन नहीं होता, या जो शक्तियों का उत्तरदायित्व है, कार्य का विभाजन नहीं होता, ठीक है। तो जो शक्तियां हैं वो एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह में निहित होती हैं। तीसरा मैंने लिखा है कि सार्वजनिक साधनों या जनमत निर्माण के साधनों पर कठोर नियंत्रण। जिस प्रकार से लोकतंत्र में सार्वजनिक साधनों का सभी लोग उपयोग करते हैं, तो अधिनियम तंत्र में इसका उल्टा होता है। जो सार्वजनिक साधन होते हैं उन पर बहुत जो है सत्ताधारी व्यक्ति का बहुत कठोर नियंत्रण होता है, हर कोई उनको यूज में नहीं ले सकता। इसका उल्लेख मैंने जनमत निर्माण साधनों पर कठोर नियंत्रण, जैसे सेंसरशिप हो गई, प्रिंट मीडिया हो गया, जैसे न्यूज़पेपर अपन छापते हैं, बुक्स वगैरह, तो उन पर उनकी मर्जी के खिलाफ आप उसमें कुछ भी खबर नहीं छाप सकते, ठीक है। तो अखबार, टेलीविजन वगैरह जो है, पत्र पत्रिकाएं हैं, तो उन पर उनकी मर्जी के बिना आप कोई भी चैनल वगैरह, प्रसारण वगैरह किसी भी प्रकार का नहीं कर सकते। चौथा बिंदु मैंने लिखा नागरिकों में भय या डर का माहौल पैदा करना। एक निरंकुश तंत्र जो होता है, निरंकुश राज्य होता है, उनमें लोगों में डर का माहौल होता है। छोटी सी गलती पर बहुत बड़ा दंड दिया जाता है लोगों को, तो इससे क्या है कि लोगों में एक डर की भावना जो है वो बैठ जाती है, ठीक है। तो लोगों में डर होता है। तो न्यूमैन के अनुसार जो मैंने अधिनियम तंत्र के हैं 4-5 लक्षण हैं उन्होंने बताए हैं, तो ये हैं। आगे जब अपन इसके आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि और जो विचारक हैं उन्होंने अधिनियम तंत्र के कौन से लक्षण आपको बताए। तो अभी आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, न्यूमैन के अनुसार अधिनियम तंत्र के जो लक्षण हैं: पुलिस राज्य, शक्तियों का केंद्रीकरण, सार्वजनिक साधनों, जनमत निर्माण के साधनों पर कठोर नियंत्रण, और नागरिकों में भय या डर का माहौल पैदा करना, ठीक है। इसके आगे मैं आपको दिखाता हूँ। विभिन्न विचारों के अनुसार अधिनियम तंत्र की लक्षण। विभिन्न विचारकों के अनुसार अधिनियम तंत्र के लक्षण। पहला है सर्वाधिकारवाद, दूसरा है प्रजातंत्र का विरोधी,
देखिए जो मैंने यहाँ लिखा अधिनायक तंत्र का उन्होंने कौन सा लक्षण बताया कि सर्वाधिकारवाद, यानी कि एक जो निरंकुश तंत्र है या अधिनायक तंत्र है उसमें जो सामान्य जो लक्षण है वो सर्वाधिकारवाद, यानी कि जो अधिकार है, जो शासन सत्ता है वो क्या होती है, एक व्यक्ति के हाथ में होती है, जैसा कि अभी मैंने पहले बताया, या कुछ व्यक्तियों के हाथों में होती है और वही जो है शासन सत्ता का प्रयोग करते हैं अपनी मर्जी के अनुसार, चाहे वो उचित हो या अनुचित। तो जो एक अधिनायक तंत्र का जो मूल लक्षण है वो क्या है, सर्वाधिकारवाद। दूसरा मैंने आपको लिखा है कि प्रजातंत्र का विरोधी। जिस प्रकार से एक लोकतंत्र होता है, लोगों में लोकतंत्र के तहत लोगों को सभी प्रकार की स्वतंत्रताएं मिली होती हैं, समानता लोगों में होती है, ठीक इसका उल्टा अधिनायक तंत्र में होता है। अधिनायक तंत्र में ऐसी किसी भी प्रकार की लोगों को छूट नहीं मिलती, ये लोकतंत्र का विरोध भी करता है। ठीक है, दूसरा बिंदु मैंने लिखा है प्रजातंत्र का विरोध। तीसरा बिंदु है जनमत निर्माण साधनों पर कठोर नियंत्रण। तीसरा बिंदु अभी आपको इससे पहले बताया कि सार्वजनिक साधनों या जो जनमत निर्माण के साधनों पर अधिनायक तंत्र में कठोर नियंत्रण रहता है। तो वही बात है, इसको बार बार समझने की जरूरत नहीं है। जो जनमत निर्माण के साधन होते हैं, लोगों में किसी चीज़ के बारे में जिज्ञासा जो पैदा करते हैं, जानकारी आपस में, जैसे समाचार पत्र हो गए, टेलीविजन हो गया, रेडियो हो गया, पत्र पत्रिकाएं हो गई, तो उन पर जो सत्ताधारी व्यक्ति है उनका नियंत्रण होता है। ठीक है, उनकी जो खबरें हैं वो गलत जो चीज़ें हैं उनकी, या जो वो अपराध कर रहे हैं राजनीति के तहत शासन सत्ता में, तो उनका प्रचार प्रसार जनता में नहीं किया जा सकता। उनकी मर्जी के खिलाफ आप कुछ भी न्यूज़ वगैरह नहीं छाप सकते। जनमत निर्माण के जो साधन हैं उन पर कठोर नियंत्रण होता है। चौथा जो बिंदु है वो है एक दल एक नेता की भावना। अधिनायक तंत्र में जब मैंने आपको टॉपिक शुरू किया उस समय बताया था कि अधिनायक तंत्र में क्या है कि जो शक्तिशाली लोग होते हैं वो शासन सत्ता पर जबरदस्ती या बलपूर्वक अधिकार कर लेते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, लोगों का एक समूह होता है या एक दल होता है, ठीक है ना, और उनका नेता एक होता है। उसी प्रकार अधिनायक तंत्र में क्या है, उनका जो राजनीतिक दल है या एक समूह, वो एक दल होता है और एक नेता की भावना की, उनका एक लीडर है, तो वो लीडर उनसे क्या चाहता है, इस प्रकार जो उनकी एक मन में भावना होती है कि लीडर जो कहेगा उसी के अनुसार अपन को कार्य करना है। तो एक दल और एक नेता की भावना उनमें होती है। ठीक है, तो ये जो अभी मैंने आपको लिखा है अधिनायक तंत्र के लक्षण सर्वाधिकारवाद, प्रजातंत्र का विरोधी, जनमत निर्माण साधनों पर कठोर नियंत्रण, एक दल और एक नेता की भावना। ठीक है, एक बिंदु और लिख लो इसमें, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का शत्रु। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का शत्रु। ठीक है, जो व्यक्ति को निजी जीवन में जो स्वतंत्रता मिली होती है वो हर प्रकार की उनको स्वतंत्रता नहीं मिली होती और सभी व्यक्तियों को समान अधिकार नहीं मिले होते। समान अधिकार नहीं, समान अधिकार नहीं, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो एक अधिनायक तंत्र के तहत होती हैं। स्वतंत्रता नहीं मिली होती, समान अधिकार नहीं होते, ठीक है, हर चीज़ की उपलब्धता समय पर नहीं होती, तो ये सब चीज़ें अधिनायक तंत्र में होती हैं। आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए अधिनायक तंत्र के लक्षण: सर्वाधिकारवाद, प्रजातंत्र का विरोधी, जनमत निर्माण साधनों पर कठोर नियंत्रण, एक दल एक नेता की भावना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का शत्रु और समान अधिकार नहीं। ठीक है,
अब इसके बाद अपन चर्चा करते हैं कि अधिनायक तंत्र के गुण कौन कौन से हैं, वो अपन पढ़ते हैं। अब है अधिनायक तंत्र के गुण। अभी जैसे मैंने आपको अभी लिखा है कि अधिनायक तंत्र की जो लक्षण है उनमें आपको एक लिखना है कि मुसोलिनी क्या कहता था उसमें। अभी मैंने आपको टोपी लिखा है सर्वाधिकारवाद, उसमें मुसोलिनी कहता है कि सब कुछ राज्य के अंदर है, सब कुछ राज्य के अंदर है, राज्य के बाहर कुछ भी नहीं, राज्य के बाहर कुछ भी नहीं। जैसे आपको अधिनायक तंत्र में पूछा जाए तो आपको ये कमेंट लिखना है कि सब कुछ राज्य के अंदर है, राज्य के बाहर कुछ भी नहीं। और जो अधिनायक तंत्रवादी हैं, अधिनायक तंत्र के समर्थक जो विचारक हैं, वो कहते हैं कि जो संसद है उसको बकवास की दुकानें वो बताते हैं, ठीक है ना, प्रजातंत्र का विरोध करते हैं, प्रजातंत्र में जो संसद वगैरह जो होती है वो इन सब चीज़ों का वो विरोध करते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपको परीक्षा में पूछा जाता है अधिनायक तंत्र के बारे में, तो आप ये इन्वर्टेड कॉमा में लिख सकते हो कि मुसोलिनी ये कहता है कि सब कुछ राज्य के अंदर, राज्य के बाहर कुछ भी नहीं, ठीक है। तो अब अपन पढ़ते हैं अधिनायक तंत्र के कौन कौन से जो लक्षण हैं या गुण हैं वो अपन पढ़ते हैं। देखिए अधिनायक तंत्र के कौन कौन से गुण हैं, वो हैं, सबसे पहले मैंने लिखा है कि संकट के समय उपयुक्त सार्वजनिक व्यय कम शासन में एकरूपता। तो संकट के समय उपयुक्त किस प्रकार से है, देखिए लोकतंत्र में जो शासन सत्ता है वो बहुत से व्यक्तियों के हाथ में होती है, ठीक है, कि शासन सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में होती है तो उसको अपन बोलते हैं केंद्रीकरण, ठीक है। और जो शासन सत्ता बहुत से व्यक्तियों के हाथ में होती है तो वो कहा जाएगा उसको सत्ता का विकेंद्रीकरण, यानी कि एक व्यक्ति अपनी मर्जी से शासन सत्ता नहीं चला सकता, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने लिखा कि संकट के समय उपयुक्त, अगर शासन सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में निहित होगी तो व्यक्ति जैसे मान लीजिए उस पर किसी प्रकार का संकट है या उसको निर्णय लेना है तो वो खुद ही उस पर निर्णय करेगा, और यानी कि लोगों को उससे विचार विमर्श करने में समय व्यतीत नहीं होगा। तो इस प्रकार क्या है कि सही या गलत उस पर तुरंत निर्णय होगा। तो संकट काल के समय क्या है कि उसको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, समय व्यर्थ नहीं होगा, ठीक है। इस प्रकार के संकट के समय ये व्यवस्था जो सबसे बेस्ट मानी गई है। दूसरा है कि सार्वजनिक व्यय कम, अगर मान लीजिए शासन सत्ता में बहुत से व्यक्ति होते हैं, ठीक है, तो उस पर बहुत सा सार्वजनिक व्यय रुपये पैसा खर्च होता है, और उस शासन सत्ता में जब व्यक्ति कम होते हैं तो सार्वजनिक व्यय जो है वो बहुत ही कम होता है, तो इससे रुपये पैसों की जो बर्बादी होती है वो कम होती है। तीसरा बिंदु मैंने लिखा है शासन में एकरूपता, अगर व्यक्ति समूह कम होंगे तो वो अपने लीडर को जो है एक्टिवेट उनको ज़्यादा करेंगे, लीडर जो कहेगा उसके कार्यों को फटाफट से किया जाएगा, उसकी जो नीतियां हैं उनमें एकरूपता होगी, ठीक है।
एक बिंदु और है कि इसमें एक तो उत्तरदायित्व का विभाजन नहीं होता। उत्तरदायित्व का विभाजन नहीं। एक जो शासन शक्तियाँ होती हैं वो कुछ व्यक्ति या व्यक्ति समूह ही निहित होती हैं, बहुत से व्यक्तियों को इसकी जरूरत नहीं पड़ती। तो उसमें एक बात और है कि उत्तरदायित्व का जो विभाजन है वो नहीं होता। ठीक है, तो ये जो आपको पूछा जाए, जैसे मान लीजिए निबंधात्मक क्वेश्चन में, तो ये आपको लिखना है कि संकट के समय उपयुक्त होती है, सार्वजनिक व्यय कम होता है, शासन में एकरूपता होती है और उत्तरदायित्व का विभाजन नहीं होता। ठीक है, अब दो तीन अपन इसके देख लेते हैं कि लोकतंत्र की इसके अधिनियम तंत्र के दोष कौन कौन से हैं। देखिए, आपको जैसे मान लीजिए परीक्षा में निबंधात्मक क्वेश्चन में अधिनियम तंत्र में पूछा जाता है, तो आपको जैसे मैंने आपको बताया कि सर्वप्रथम इसका अर्थ न्यूमैन के अनुसार परिभाषा, अधिनियम तंत्र के जो लक्षण बताए हैं न्यूमैन ने वो, इसके अलावा अन्य जो विचारक जो इसके बता रहे हैं लक्षण वो आपको लिखना है। फिर इसके गुण जो मैंने आपको भी बताया, संकट के समय सार्वजनिक व्यय, ये आपको लिखना है। फिर गुणों के साथ में आपको दोष या इसकी जो कमियां हैं वो आपको इसमें लिखनी है, तभी आपका जो 20 नंबर का क्वेश्चन है वो आपका पूरा माना जाएगा। ठीक है, तो जो आपको उत्तर लिखना है वो उसको सारगर्भित लिखना है, पूरा उत्तर देना है, तभी आपको 20 में से कम 15-16 मार्क्स उसमें मिलेंगे। तो अधिनियम तंत्र के कौन कौन से दोष हैं वो आपको मैं बताता हूँ। पहला है युद्ध को प्रोत्साहन, दूसरा है शासन शक्ति का दुरुपयोग, अधिनियम तंत्र की दो तीन दोष हैं। सर्वप्रथम तो क्या है कि युद्ध को प्रोत्साहन देता है। अधिनियम तंत्र में क्या है कि राज्य की जो सीमाएं होती हैं या पड़ोसी राज्य होते हैं उन पर आक्रमण जो है वो किया जाता है, अपनी सीमाओं का विस्तार किया जाता है, औपनिवेशिक विस्तार बढ़ाया जाता है कि दूसरे राज्यों को कैसे प्रभावित किया जाए, उनसे धन संपदा कैसे लूटी जाए, अपने राज्य को बड़ा कैसे किया जाए। युद्ध का समर्थक है। शायद हिटलर ने कहा है या मुसोलिनी ने कहा है कि युद्ध के समय कि युद्ध बहुत ही ज़रूरी है। हीगल ने भी कहा है कि जिस प्रकार की समुद्र में जो लहरें होती हैं वो समुद्र यानी कि उसके तट पर जो गंदगी होती है वो उसको लहरों से सफाई कर देती है। ठीक है, हिटलर या मुसोलिनी ने कहा है, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, कि युद्ध का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। जिस प्रकार एक स्त्री के जीवन में मातृत्व का जो महत्व है उसी प्रकार व्यक्ति के जीवन में भी एक युद्ध का बहुत बड़ा महत्व है। ठीक है, तो जो अधिनियम तंत्र का जो मूल दोष है वो है युद्ध को प्रोत्साहन। दूसरा मैंने लिखा है शासन शक्ति का दुरुपयोग। जैसे मैंने आपको बताया था कि व्यक्ति अपनी मर्जी से शासन करता है, चाहे वो उचित हो या अनुचित हो, तो इसमें स्वाभाविक है कि शासन शक्ति का दुरुपयोग होगा। और तीसरी जो बात है इसमें विवेक व शांति का विरोध है। यानी कि विवेक का मतलब कि मनुष्य जो मस्तिष्क से, शांत दिमाग से जो बातें सोचता है और शांतिपूर्वक जो बातें करता है वो इसमें अधिनियम तंत्र में नहीं होती। और आज में मैंने लिखा है कि शांति का विरोधी, यानी कि एक तरह से जो अधिनियम तंत्र है वो शांति नहीं चाहता। शांति स्वभाव की शांति नहीं रहेगी क्योंकि वो औपनिवेशिक विस्तार लगातार करता रहता है, तो इससे शांति तो नहीं रह सकती। ठीक है, तो ये आपको जो मैंने एक अधिनियम तंत्र का छोटा सा टॉपिक बताया, अधिनियम तंत्र का अर्थ, इसकी परिभाषा, अधिनियम तंत्र के लक्षण, इसके गुण और दोष। ठीक है, तो ये आपका छोटा सा एक टॉपिक है अधिनियम तंत्र का।
जो अगला टॉपिक है वो अपन आगे वाली क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है मित्रों, धन्यवाद।